हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 4 को, जिसमें हम पढ़ रहे थे समघात रैखिक अवकल समीकरण, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कंप्लीट किया। अब इसी यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड नहीं, थर्ड में, यूनिट थर्ड में जैसा आपको पता है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हैं, 7 और 10 भी हुआ करते थे, वो हट गए इस साल सिलेबस में से। तो चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें थे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चैप्टर 5 जो है वो है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत अवकल समीकरण। ढंग से समझना, फिर कह रहा हूं मैं, अभी तो आप बीएससी कर रहे हैं, एकेडमिक चल रहा है, तो आपको पता रहेगा ये उस यूनिट में से आया, उस यूनिट में से आया, आप उस तरह से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं किसी भी में, तब ये आपकी सीमा निर्धारित, मतलब नाम नहीं दिया होता, बस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है। तो आपका दिमाग, आप देख रहे हैं हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, सेकंड में भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, थर्ड में भी सीखा, फोर्थ में भी सीखा और 5 में भी सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे। दोनों बुकों में डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस तरह से अपने दिमाग को सेट कीजिए कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पाएं कि किस तरह का है और किस मेथड से सॉल्व करना सूटेबल होगा। कभी कभी 2-2 मेथड से, 3-3 मेथड से सॉल्व करना सूटेबल होता है किसी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये किस मेथड से सॉल्व करना ये सूटेबल है। सूटेबल मतलब आसान है, किसके लिए बना है। बहुत बार सवाल जिस मेथड के लिए बनाया बनाने वाले ने, आप उस मेथड से नहीं कर रहे, आप दूसरे मेथड से जा रहे हैं, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस पकड़ सकता है, कोई कठिनाई उसमें आ सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप टू द पॉइंट बात करें तो अच्छा है। वो टू द पॉइंट बात तभी होती है जब आपको नॉलेज हो। तो नॉलेज आपको ऐसे गेन करनी है, अपनी दिमाग को अलग अलग उसमें फिक्स कर दो चैप्टर्स के लिए। उस चैप्टर में ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन थे, ऐसे आते हैं तो ये मेथड है, ऐसा आता है तो ये मेथड है, ऐसा आता है तो ये मेथड है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का देखें चैप्टर फर्स्ट। अब चैप्टर फर्स्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की शक्ल कैसी है, तो उस हिसाब से वेरिएबल सेपरेशन लगाना है कि होमोजेनियस लगाना है, लीनियर लगाना है, एग्जैक्ट लगाना है, ये तुम्हें सोचना है कैसी शक्ल है उसकी, वो पहचान कर किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 1 ही हो, डिग्री 1 से ज़्यादा हो, dy/dx की घातें आ रही हो, पावर्स आ रही हो, तो ये चैप्टर सेकंड का हो जाता है। p के लिए सॉल्व करो, y के लिए करो, x के लिए करो, लैग्रांज है, क्लेरो है, सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, भाई बिंदु पद पूछ रहा है। आप देखिए क्या क्या है, सब आपके पास है, c डिस्क्रिमिनेंट, p b डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ऑर्डर कितना भी हो, यदि उसकी घात 1-1 है, लीनियर है, तो फिर चैप्टर 3 तैयार है। उसमें भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है तो चैप्टर 3, वेरिएबल कोएफिशिएंट का है तो चैप्टर 6 आएगा भी, चैप्टर 6, ठीक है। अब समघात है, जितनी बार अवकलन है उतनी ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर का गुणा हो रहा है। 2 बार है तो x², 3 बार है तो x3, इससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। या a + bx की घातें उतनी ही आ रही हैं, तो हम उसे या तो होमोजीनियस में रिड्यूस कर देंगे या फिर वो होमोजीनियस है ही है, ठीक है। तो उसका क्या मेथड है, x = e⁻z रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को z वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। उसके लिए तरीका है कि एक्सपोनेंशियल पावर लगा के लिखते हैं। x है तो x को लिखेंगे e⁻z, यदि आपने t बना रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, तो उसे लिखेंगे e⁻z। इस तरह से आप अपने माइंड को सही तरह से सेट करोगे। वो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, उसमें ये पैटर्न है, उस सवाल चैप्टर में ये पैटर्न है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे ओवरव्यू आप याद रखोगे, तब आपके दिमाग में पूरी क्लियर थीम बैठेगी। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो आप उसे कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ अब युगपत अवकल समीकरण, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए हम युगपत में से अवकल अभी हटा देते हैं, युगपत समीकरण की बात करते हैं। चैप्टर मुझे ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं, 9th क्लास में, 8th में, 10th में, हमने 9th में पढ़े थे, आपने पता नहीं पढ़े, कौन सी पढ़े होंगे, पढ़े जरूर होंगे। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है x³ - 3x + 7 = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, तो ये तो 3 घात का है। कितनी घात का है, 3 का। ऐसे ही x² - 3x + 2 = 0, ये 2 घात का है ना।
अब ऐसे मिले जैसे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, ये एक घात का है। कितनी घात का है? एक का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो और x का मान निकाल सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। एक वेरिएबल में एक इक्वेशन, आंसर आ सकता है। वो अलग बात है कठिन हो जाए, हम पे नहीं निकले, तुम पे नहीं निकले, वो अलग बात है। पर हाँ, x का कोई तो मान होगा। सॉल्यूशन नहीं रखता हो अलग चीज़ है, पर सॉल्व हो जाएगा। मतलब बता देंगे सॉल्यूशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट है, जीरो रूट है, रिपीटेड रूट है, डिस्ट्रिक्ट रूट हैं भी या नहीं भी हैं, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट है या नहीं है इस दुनिया में, हैं तो सही हम पे नहीं निकल रहे हैं, तो सही तुम पे नहीं निकल रहे, वो अलग बात है। पर हाँ, इससे x का मान आ जाएगा, जो भी आना होगा इससे x का मान आ जाएगा। ये एक वेरिएबल में है, सिंगल पावर का है, एक घात का है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल हैं। ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने को। यदि मैं आपको और भी दे दूं x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू -8, अब भी ये सॉल्व नहीं होने वाले, दोनों एक साथ सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है। और मैं यदि आपको और दे दूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, 17, जो भी करें, अब ये सॉल्व हो जाएंगे। वो अलग बात है इसका रूट एग्जिट नहीं करता हो, ये असंगत हो, निकाय संगत हो, कुछ भी हो। अब एक तो इसे निकाय बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब उसमें भी ये लीनियर है, एक एक घात के, तो इन्हें बोला जाता है युगपत समीकरण। ये जोड़े में आते हैं। जोड़े में कैसे? जितने वेरिएबल इसमें होते हैं उतने ही इक्वेशन देने पड़ते हैं, पहली बात, तभी हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। और इन सब में घात एक एक होती है। घात कितनी होती है? एक एक होती है। बात आई समझ में? तो इनको बोला जाता था युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता था, युगपत समीकरण। इसमें वेरिएबल्स की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है और जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो युगपत समीकरण की थोड़ी थीम आपके दिमाग में आई। ऐसा ही जोड़ा आपको यहां मिलेगा, तो इसलिए इसे युगपत अवकल समीकरण बोल रहे हैं। वहां युगपत समीकरण थे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाले हैं, इसलिए इन्हें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। आता है समझ में? अब सुनो, एक और नई चीज जिसे लेके बड़ा लोचा है, बुक में भी है, टीचर्स को भी है। देखिए, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उन्हें डिवाइड करते हैं कि एक तो होते हैं ODE और एक होते हैं PDE। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण, जो अब हम पढ़ रहे हैं इस बुक में, और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। 2 होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, होते हैं सर 2। इसमें कहते हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक। डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक ही होता है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1। तभी आपका जो अवकलन है वो पार्शियल होने लग जाता है। स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो लड़ेंगे नहीं, तो भाई तू अपने सापेक्ष अवकलन पूरा कैसे कर रहा है, मेरे भी तो सापेक्ष होगा। तो इसलिए जो डिफरेंशिएशन है वो पूरा नहीं होकर के पार्शियल भागों में होने लग जाता है, तो इसलिए आंशिक अवकलन होने लग जाता है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम आंशिक अवकल समीकरण रखा गया है। इसमें साधारण अवकलन होता है, इसलिए इन डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम साधारण अवकल समीकरण रखा गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। होता क्या है, यहां पर चरों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन स्वतंत्र चरों की नहीं, क्योंकि साधारण अवकल समीकरण ही है तो स्वतंत्र चर तो एक रहना ही है। वही स्वतंत्र चरों के आधार पर अवकल समीकरण की प्रवृत्ति निर्धारित होती है कि यदि एक ही स्वतंत्र चर हुआ, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज्यादा हुए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिक्स है एक ही आएगा इसमें। तो याद कर लेना, युगपत अवकल समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक होती है। सेकंड ग्रेड में आया वो क्वेश्चन कि युगपत अवकल समीकरण में स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी होती है, सब इधर उधर चल रहे हैं, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, कितनी होती है, तो इसमें बढ़ते हैं स्वतंत्र चर। अब तुम कहोगे सर जी
तुम तो यूँ कह रहे थे स्वतंत्र चर एक ही आता है हमेशा, वो परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही आता है। हाँ बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही आता है, लेकिन यहाँ आपको सिस्टम दिया जा रहा है, निकाय दिया जा रहा है। वो समीकरणों का निकाय था जो मैंने अभी यहाँ लिखा था 3, वो एक समीकरण नहीं है, उन समीकरण का सॉल्यूशन एक आएगा। तो वो निकाय का सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी बोलते हैं। मतलब समीकरण निकाय का हल बोला जाता है, ना कि समीकरण का हल। तो समीकरण की संख्या एक से ज्यादा रखी जाती है, इसलिए परतंत्र चरों की संख्या एक से ज्यादा हो जाती है। और वास्तविकता यह है समीकरणों की संख्या उतनी रखी जाती है जितने उसमें परतंत्र चर होते हैं। तो यहां से मैं इसकी डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं। आप डेफिनेशन मेरे हाथों हाथ याद कर लेना और समझ लेना। अवकल समीकरण होंगे, उसमें भी कैसे होंगे, रैखिक। आपको याद है एक एक घात आ रही थी, एक ही घात ही तो आ रही थी, एक्स की, वाई की, जेड की, तीनों समीकरण एक ही घात के थे, उन्हें युगपत बोलते हैं। आप एक से ज्यादा घात ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। मैं नहीं बोलूंगा ऐसे युगपत अवकल समीकरण, युगपत निकाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनमें एक घात रही है, इनमें कितनी घात है, 2। तो ये नहीं है युगपत। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा रैखिक अवकल समीकरणों का ऐसा निकाय जिसमें समीकरणों की संख्या आ रही है ना, समीकरण नहीं है, समीकरणों का ऐसा निकाय जिसमें समीकरणों की संख्या, इन विच द नंबर ऑफ इक्वेशंस, समीकरणों की संख्या आश्रित, ब्रैकेट में लिख सकते हैं परतंत्र, डिपेंडेंट चरों की संख्या के बराबर होती है, युगपत अवकल समीकरण कहलाता है। युगपत अवकल समीकरण, और निकाय लगाएं तो और अच्छा है, निकाय कहलाता है। बात आई, समझ में नहीं आई? रैखिक लेंगे, एक एक घात क्या होनी चाहिए, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का गुणा उसके डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए y इंटू डी बाई डी टी, ये नहीं चलेगा, गलत, रैखिक नहीं रहा। रैखिक अवकल समीकरण वहां भी ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 7, ये इसकी 2 घात हो गई। अब आपको पता हो तो इसको आपसे घात पूछे तो कितनी है, 2, इसे भी नहीं होता। इसके साथ भले तो मुझे और 2 क्वेश्चन और दे तो मैं इस निकाय को युगपत नहीं बोलूंगा, मैं युगपत तभी बोलता हूं जो घात एक आती है। समीकरणों के मामले में घात चलती है, यहां ऑर्डर चलता है। तो रैखिक अवकल समीकरणों का ऐसा निकाय, अ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा निकाय इन विच, जिसमें द नंबर ऑफ इक्वेशन, समीकरणों की संख्या, इज सेम एज द नंबर ऑफ इज सेम एज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। युगपत अवकल समीकरणों का निकाय कहलाता है, या युगपत अवकल समीकरण निकाय कहलाता है। बताइए यहां तक की डेफिनेशन में आपको कोई कष्ट? और देखो मैं एग्जांपल और आपके सामने पेश कर देता हूं। स्वतंत्र चर कौन है बताओ बेटा? मैं जो बात कहता हूं ना, हो सकता है वो देर अबेर उस टाइम काम में ना आए, लेकिन काम जरूर आती है, ये बात फिक्स याद कर लेना। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, ना कि थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली मीन्स आपके वो काम आने के लिए हो, योग्य हो, आपको जाननी हो, पड़ेगी जाननी, वो बात है। और ये वास्तविकता मानिए, यकीन मानिए, आप पढ़ाई से बिल्कुल समझौता मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एक बार, जैसे मुझे नहीं पता होती थी भरतपुर की या जो भी है छोटी मोटी जो भी कोचिंग्स जो भी चल रही हूँ,
अब मैं यूट्यूब पर कॉलेजेस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी भी कॉलेज जैसे पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, पर भरतपुर में जो हमारी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनकी मैं यूट्यूब पर अब वीडियो देखने को मुझे मिल रही है। जब तो मिलती नहीं थी, बेचारे बनाते ही नहीं थे तो मिलती नहीं थी, हम भी नहीं बनाते थे। तो मैं देखता हूँ कॉलेजेस की वीडियो, उनमें थ्योरम्स, उनके क्वेश्चंस, उनकी लैंग्वेज, वो कैसे डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन देने से पहले आपको क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको किस तरह से सिम्बलाइज, मतलब आप ये जो वो है उन्हें किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं आपके सामने, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और इन्हें मैं अब देख रहा हूँ कि वो क्या लेवल आपको दे रहे हैं, क्या लेवल आपके लिए होना चाहिए। तो मैं इसलिए ज़्यादा बुराई न करते हुए, कुछ भी एक्स्ट्रा ना बोलते हुए, सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, आपको पढ़ाई से कतई समझौता नहीं करना चाहिए। जहाँ बेस्ट मिले, जहाँ द बेस्ट मिले, और जो वास्तविकता में चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, जहाँ पर पता है, एक तो आप वहाँ एडमिशन लीजिए, वहाँ से आप कोर्स कंप्लीट कीजिए। पता है जब हम 11-12 में पढ़ते थे तो, या अब भी कह लो, टीचर्स की ये थिंकिंग होती है कि किसी एक्सरसाइज में 9 सवाल हैं, तो वो क्या देखते हैं पता है, पहले ही उनकी संजीव CBH जो भी है उनके पास होती है, वो देख लेते हैं ये सवाल कौन सा फॉर्मूला, इसमें कौन सा, तो वो जो फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं वो फॉर्मूले आपको लिखा दिए जाएंगे पहले ही। यहाँ याद कर लेना बेटा, ये इन फॉर्मूलों से ये सवाल हो जाएंगे जयराम जी की। अब 10वां सवाल आता है, किसी और फॉर्मूले डिपेंड वो होगा ही नहीं, क्योंकि उनमें वो फॉर्मूला ही नहीं है। उनमें वो पैटर्न, फॉर्मूले से मतलब मेरा समझ लो पैटर्न, ये 9 सवाल जिस पैटर्न से हो रहे हैं वो पैटर्न आपको इनमें मिल जाएगा। लेकिन 10वां सवाल कोई और आया तो वो पैटर्न इसमें नहीं मिलेगा। तो वो मिस्टेक कहाँ है, वो मेथड में मिस्टेक है कि हमें उस टॉपिक का जनरलाइजेशन नहीं दिया जा रहा, हमें उस टॉपिक का जनरलाइजेशन पेश नहीं किया जा रहा कि इस टॉपिक में जनरल बात क्या है, जिससे मैं कोई भी सवाल उठाऊं वो हो जाए। यदि कोई हमें जनरल बात सिखा दे, जो सबके लिए व्यापक बात है, यदि बता दे, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो व्यापक बात है वो बता दे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है 9 हो, 15 हो, 20 हो, हम अपने आप कर लेंगे। समझ रहे हो? तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि एक होता है, जैसे ये डेफिनेशन है, मुझे तुम्हारे दिमाग में ये डेफिनेशन सेट करनी है, इसके हिसाब से मैं आपको लिए कुछ सेट करता ला रहा हूं वहां से, कि मुझे कैसे भी करके ये सेट पहुंचानी बच्चों के पास, तो मैं उसके हिसाब से सेट करता ला रहा हूं। चाहे मुझे वहां गलत बताना पड़ रहा है, चाहे सही बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सही करनी है ना, बस मुझे कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से, मैं तो बस उनको इसलिए बता रहा हूँ कि इसे तुम याद रख सको। चाहे वहाँ मैं गलत बता रहा था, चाहे वहाँ सही बता रहा था, तो ये चीज़ हो रही है। आप अभी बच्चे हो, आप शायद नहीं फील कर पाएँ, बहुत छोटे, सेकंड ईयर के हो, अभी आपने प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा भी नहीं है, अभी आप रियल देखोगे, फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा, इन सब को देखोगे तो आप खुद फील करोगे फाइनल के बाद कि हाँ, हम उचित जगह पढ़े कि अनुचित जगह पढ़े। समझ रहे हो? आप बिल्कुल भी कतई भी कहीं भी समझौता मत कीजिए, बिल्कुल गलत चीज़ें मत पढ़िए कहीं से, वास्तविकता में जिए। कहीं कोई अच्छा नहीं होता, कहीं कोई बुरा नहीं होता। हमें यदि अच्छी पढ़ाई मिल रही है देन ओके, नहीं मिल रही तो देन ख़त्म मामला। ठीक है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप व्यापक बातें सीखा करो, अच्छी लैंग्वेज सीखा करो, अच्छी बातें, सही बातें आपके सामने आएँ, आप पेश करें तो अच्छी बात है, आपके लिए भविष्य में सुधार होगा आपके में। ठीक है? 2 शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि आप पहचान लें कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। ठीक है? चलिए, ये डेफिनेशन अब देखना है ढंग से। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने एक बार बात बताई थी कि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है, यहीं से बात स्टार्ट हुई। मैं कह रहा था मैं कोई बात बताता हूँ तो उसे याद कर लिया करो, नोट कर लिया करो, समझा करो। जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो स्वतंत्र चर होता है। तो इसमें अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? टी 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 टी। और इन सब में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, सब में जो अवकलन होगा वो एक ही चर के सापेक्ष होगा, क्योंकि 2 चरों के सापेक्ष होने लग गया ना, तो ये अवकलन साधारण हो ही नहीं सकता। फिर अवकलन को आंशिक होना पड़ेगा, और अवकलन आंशिक हुआ तो आंशिक अवकल समीकरण ही कहलाएगा, ना कि साधारण। तो इसमें स्वतंत्र चर एक ही है, वो भी कौन है? टी। जिसका अवकलन होता है वो परतंत्र चर होता है, तो उसमें परतंत्र चर हैं 2। एक्स का हो रहा है अवकलन या वाई का हो रहा है, वाई का हो रहा है, एक्स का हो रहा है, तो उसमें परतंत्र चर हैं 2, एक्स और टी। तो स्वतंत्र चरों की संख्या के आधार पर अवकल समीकरण का प्रकार डिफाइन होता है। तो इसमें स्वतंत्र चर एक ही है, तो इसलिए साधारण अवकल समीकरण तो है, क्योंकि एक नहीं है तो अवकल समीकरण का निकाय है। और चूंकि ये रैखिक है, देखो टी के साथ में तो कुछ भी कर सकता हूँ, स्वतंत्र चर के साथ क्या बात ही रैखिक की, कि एक तो डेरिवेटिव की पावर ना है,
और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, उनकी एक से ज़्यादा घात ना हो। एक से ज़्यादा घात ना हो तो नहीं है एक से ज़्यादा घात, x की y की नहीं है। और इनके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना हो, तो कहीं मल्टीप्लिकेशन आ रहा है dx dt में dy dt गुणा हो गया, वैसा नहीं हुआ। और डेरिवेटिव में उस डिपेंडेंट वेरिएबल का गुणा ना हो, ऐसा ना हो dx dt में y का गुणा हो गया, dy dt में x का गुणा हो गया, dx dt में x का हो गया, dy dt में y का हो गया, नहीं होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव x और y, इसके डेरिवेटिव का गुणा इसमें ना हो, इसके डेरिवेटिव का इसमें ना हो, इसके डेरिवेटिव का इसी में ना हो, इसके डेरिवेटिव का इसमें ना हो, इसके कोई डेरिवेटिव का आपस में गुणा ना हो, इसके कोई डेरिवेटिव का आपस में गुणा ना हो, इसके डेरिवेटिव और इसके डेरिवेटिव का भी गुणा ना हो। मतलब डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का गुणा नहीं होना चाहिए। तो बताओ, ये मानोगे ये युगपत अवकल समीकरण निकाय है सर। दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई, दो ही समीकरण, ठीक है। पहला एग्जांपल है। एग्जांपल सेकंड और भी दिया जा सकता है, 2dx dt प्लस 4d by dt इक्वल टू sin t, 3dx dt माइनस 7d by dt इक्वल टू cos t। कहीं कोई कष्ट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है? टी के में, टी है। किस किस का हो रहा है? एक्स का हो रहा है, वाई का हो रहा है, एक्स का हो रहा है, वाई का हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन है? एक्स और वाई का हो रहा है, तो एक्स और वाई दो ही है, सही है। एग्जाम्पल थर्ड, डी जेड डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। डी टू जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स तो गुना कर लो इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? एक्स के सापेक्ष। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स। किस किस का हो रहा है? जेड का हो रहा है और वाई का हो रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई और जेड। दो ही डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो ही समीकरण हैं। तो ये भी युगपत अवकल समीकरण निकाय है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये रहे आपके पास एग्जाम्पल। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखिए। हालांकि अभी मैं बस आपको नाम बता के छोड़ दे रहा हूं कि इन्हें सॉल्व करने की जो मेथड है, लिख लो। युगपत अवकल समीकरण को हल करने की विधि, पहली है सिंबॉलिक मेथड, प्रतीकात्मक विधि। और दूसरी है डिफरेंशिएशन मेथड। अवकलन विधि। अभी मैं आज बता भी नहीं सकता, बता देते हैं तो फिर इसका क्वेश्चन नहीं होगा। तो कल मैं इन दोनों मेथड्स का इन पे बात करेंगे और इन दोनों मेथडों सीखेंगे कैसे कैसे इनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें साइमल्टेनियस मिलता है उन्हें हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहन जो फर्स्ट ईयर में आए हों या आपसे बड़े हों जो फाइनल ईयर में आए हों, और आप अपने साथ वालों को तो बताएंगे ही, इन सबको बताएं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे ऐप पर जुड़ने के लिए उनको कह सकते हैं। और हमारी जो भी आपको अच्छी बातें लगती हों या जो भी कमियां हों, अच्छी बातें औरों को बताएं, कमियां हमको बताएं, ठीक है, कि हम जिससे उनमें सुधार कर सकें। और मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम्पल करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।